Hello everyone, welcome back to my channel. With this video, I am starting a series of next year GATE exam. बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सेल लाइफ साइंसेस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो जो भी बच्चे गेट एग्ज़ाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करें जिन्होंने अपना एग्ज़ाम गेट का एक्सेल कैटेगरी में फिल किया है, एक्सेल कैटेगरी मतलब लाइफ साइंस कैटेगरी में जिन्होंने ये एग्ज़ाम फिल किया है, उनके लिए ये जो है अपकमिंग वीडियोस हेल्पफुल रहेंगी। जब भी आप गेट एग्ज़ाम फिल करते हो, आप उसे एक्सेल कैटेगरी में फिल करोगे। दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू द मेन स्ट्रीम लाइक बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, zoology एंड फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जब भी आप पेपर दोगे, you will see that there are different section in your exam like P section, Q, R, S, T and U, ठीक है। ये आपके अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपकी P। इसमें आपके मोस्टली आती है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे इसमें। देन Q में होता है आपका बायोकेमिस्ट्री। R में आता है आपका बॉटनी के क्वेश्चंस। And in S category, we have the questions from microbiology background. And in T section, zoology questions. And in U section, there are questions from the food technology. ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न रहता है। तो जो आपकी P सेक्शन है, ये तो सभी बच्चों के लिए कंपल्सरी सेक्शन होगी। दिस विल बी द कंपल्सरी सेक्शन, राइट। बाकी बचे जो Q to U हैं, इनमें से आपको क्या करने होते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 सेक्शंस, एनी 2 यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन से सेक्शंस जो हैं वो करना चाहते हो। मान लो कोई स्टूडेंट जो है वो बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड का है, तो वो बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री ले सकता है, या zoology और बायोकेमिस्ट्री ले सकता है, या माइक्रोबायो या बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। मीन्स ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपका कौन से 2 जो सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, या जिन पे आपकी कमांड ज़्यादा है, आप वही यहाँ से अपने 2 मेन सब्जेक्ट जो हैं वो सिलेक्ट करोगे। सो दिस सिलेक्शन ऑफ द सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने पेपर के लिए कौन से 2 सेक्शन तैयार करके जाने वाले हो। या तो आप बायोकेमिस्ट्री करो, या तो इसके साथ बॉटनी या zoology, जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है वही आपने यहाँ 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, और बाकी के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 मार्क के होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बाकी के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग रहती है। नाउ इन दिस वीडियो, यहाँ पे मैंने सिर्फ zoology सेक्शन लिया है इस बार। इस zoology सेक्शन के जो आपके 20 क्वेश्चंस है ऑफ योर प्रीवियस ईयर पेपर, बेसिकली आई एम हियर डिस्कसिंग द गेट 2020 क्वेश्चन पेपर, जिसमें से zoology को मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। सो वी विल स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्टली यू कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको बताना है ये जो ल्यूकोसाइट्स दे रखे हैं इनमें से जो है कौन सा फैगोसिटिक एज वेल एज किसमें क्लियर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो देखो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि हमारे जो ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, हम उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी रेड ब्लड सेल्स और एक होती है आपकी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के लिए हम वर्ड ल्यूकोसाइट्स यूज करते हैं। अब फर्दर क्या होता है, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको हम 2 में कैटेगराइज कर देते हैं। एक आपका आता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है, और सेकेंड कैटेगरी में आपका आता है ग्रैन्युलोसाइट्स। अब देखो, वर्ड से क्लियर है, ग्रैन्युलो में सम ग्रैन्यूल्स विल बी प्रेजेंट, और साइट का मतलब है इन द सेल। और ए ग्रैन्युलोसाइट में मतलब क्या है, ए मीन्स एब्सेंस ऑफ द ग्रैन्युलोसाइट। सो यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन, यही पूछा है क्लियर साइटोप्लाज्म किसका है, यानी कि जिसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है।
तो आपके जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं इसमें आपके 3 तरह के सेल्स आते हैं। एक आपके आते हैं न्यूट्रोफिल, सेकेंड आपके आते हैं बेसोफिल, एंड थर्ड जो है वो आपके आते हैं आइनोफिल या इसिनोफिल। ठीक है, ये आपके 3 आते हैं ग्रैन्युलोसाइट में। एक ग्रैन्युलोसाइट्स में सिर्फ आपके क्या आते हैं मोनोसाइट्स, और दूसरा जो है वो आपका आता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये आपके 2 आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्लियर साइटोप्लाज्म किसका है, तो देखो आइनोफिल किस में आता है, ग्रैन्युलोसाइट में, सो इट कांट बी योर आंसर। बेसोफिल अगेन इफ बिलोंग्स टू द ग्रैन्युलोसाइट। देन एक ये है TH लिम्फोसाइट, बट यहाँ पे T हेल्पर लिम्फोसाइट्स जो हैं दे आर नॉट फैगोसिटिक इन नेचर, सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज द मोनोसाइट। तो सही ऑप्शन जो है यहाँ पे दैट विल बी द मोनोसाइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास एक इंटेक्ट सेल है, इस सेल के ऊपर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो आपके पास टेक्निक्स दे रखी हैं इनमें से कौन सी टेक्निक को यूज करके हम इस सेरोटोनिन रिसेप्टर की लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द ऑप्शंस। आई एम स्टार्टिंग विद द डी ऑप्शन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हम सेल्स या मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। इट मीन्स कि इसका जो लिंक है विद डिटेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स, उसके साथ कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन, सो इट कांट बी योर आंसर। देन नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जीनोम के अंदर डीएनए की पोजीशन को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए के बारे में हम बता सकते हैं यहाँ पे, बट अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद द क्वेश्चन। अगेन HDS पेज इज टेक्नोलॉजी टू सेपरेट द प्रोटीन्स, अगेन नो डायरेक्ट लिंक with the question. So we are left with the immunoelectron microscopy. This will be the correct answer. जब हमें इस तरह के रिसेप्टर की पोजीशन को लोकेट करना है तो हम इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड नहीं है। ठीक है, नोट पूछा है यहाँ पे आपको। सो बेसिकली जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरीके आते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन, और दूसरा होता है आपका एक्स सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन। जो आपका इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन होता है इसमें क्या होता है, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ है उसे कंजर्व किया जाता है उसी के नेचुरल हैबिटेट में। मतलब हम उसे बाहर नहीं निकालेंगे, उसी के नेचुरल हैबिटेट में हम ट्राई करेंगे कि हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो बनी रहें, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उनका बना रहे। ठीक है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस से किसी भी तरह के वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, उसे हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। वेयर एज एक्सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी आपके वाइल्ड लाइफ या जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है जिसे हम कंजर्व करना चाहते हैं उसे उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के किसी आर्टिफिशियल या हम बोल सकते हैं किसी मैन मेड हैबिटेट में हम वहाँ पे रखते हैं और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है हम एक तरह से प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शंस दे रखी हैं जिसमें से जैसे पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज प्योरली एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, जैसे हमारा कोई लैंड एरिया है इस तरह से, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में क्या होता है, दिस विल बी द कोर जोन। इस कोर जोन में आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो प्रेजेंट रहेगा। पूरे लैंड एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं जोन में, बिल्कुल बाहर वाला जहाँ पे वाइल्ड लाइफ कम है उसको हम बोल लेते हैं ट्रांजिशन जोन, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम बोल लेते हैं बफर जोन। ठीक है, मीन्स ये जो आपका कोर जोन होगा वहाँ पे किसी भी तरह की ह्यूमन इंटरफियरेंस अलाउड नहीं होगी।
वेयर एज ट्रांजिशन जोन जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड की जाती हैं। तो ये भी एक क्या है, प्योरली इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे हम उस एनिमल को या उस वाइल्ड लाइफ जो भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसे हम उसके नेचुरल हैबिटेट से नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सेम वे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, whereas the zoological garden they come under the ex situ कंजर्वेशन, ठीक है। इसके अलावा ex situ में और क्या आता है, सीड बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा जीन बैंक्स जो हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। देखो हो सकता है कि इस बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा, अगली बार जीन बैंक्स को लेके प्लॉट कर दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आपने रट लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता है। इट मीन्स कि आप हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज करो, उसके रिलेटेड भी जो है डिटेल्स पढ़ो, एंड वेन एवर द ऐसा तो नहीं होता ना हर बार कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आता है, देयर आर सम मॉडिफिकेशंस इन द क्वेश्चन। इट माइट बी पॉसिबल जो आपने उन डिटेल्स पढ़ी हैं उन ऑप्शन की, तो वो डिटेल्स में से कोई क्वेश्चन जो है वो प्लॉट हो सकता है। लाइक इसमें से मान लो अगली बार जीन बैंक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर निकाला क्वेश्चन के आंसर रख लिए, कोई भी क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होता है किसी भी पेपर में। जस्ट देयर आर सम मॉडिफिकेशन, जस्ट देयर आर सम ट्रिक्स टू plot these questions once again in your next paper. So next one is the cryo preservation, ठीक है। ये भी आपका आता है XC2 में। क्रायो प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम स्पर्म्स को या सीड्स को जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं। Then next, botanical garden and zoological garden, they are also example of the ex situ conservation. Now next question number 4, यहाँ पे पूछा गया है प्रिकर्सर बताना है आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, ठीक है। तो जो आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं दे आर बेसिकली द स्टेरॉइड्स, और स्टेरॉइड्स का जो मेन एक तरह से प्रिकर्सर होता है दैट इज द कोलेस्टेरॉल, ठीक है। बट यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल गिवन नहीं है ऑप्शन में, तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ अपनी बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, दैट इज़ द बायोसिंथेसिस ऑफ द स्टेरॉइड्स। वहाँ पे आप लिंक देख सकते हैं और वीडियो जो है पूरा देख सकते हैं फॉर डिटेल्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई विल शेयर द लिंक वंस अगेन इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो ऑल्सो, राइट। बट यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रही कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो फर्दर कन्वर्ट होता है प्रेग्नेनोलोन में, और ये प्रेग्नेनोलोन यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज द प्रेग्नेनोलोन, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास कोलेस्ट्रॉल ऑप्शन में है सो डायरेक्ट आंसर विल बी द कोलेस्ट्रॉल, नहीं तो प्रेग्नेनोलोन इज द मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर हियर, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल में नेक्स्ट जो है ये प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट होता है। Now next one is question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आता है जो ट्रांजिशनल एपिथीलिया है वो इनमें से कौन से ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है। तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि जो ट्रांजिशनल एपिथीलिया होता है वो सिर्फ उन ऑर्गन में प्रेजेंट होता है जिनके पास एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी रहती है, दे आर कैपेबल टू एक्सपैंड। और ये अगर आप सारे ऑर्गन्स देखो तो सिर्फ इसमें से जो यूरिनरी ब्लैडर है इट इज कैपेबल टू एक्सपैंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी, so this will be the right answer, transitional epithelium will be present in the urinary bladder, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि जो विजुअल सिग्नल ट्रांसडक्शन कैस्केड है वो कौन से सेकेंड मैसेंजर की प्रेजेंस में होता है। सो राइट आंसर इज द CGMP। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम साथ में साथ एक फ्लो चार्ट बना लेंगे कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। देखो सबसे पहले बात की गई है जीनोम्स की, जीनोम ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे यही चीज लिख रही हूँ कि किसके बारे में बात की है, जीनोम के बारे में बात की है। किसके जीनोम, एक तो ह्यूमन के जीनोम के बारे में बोला गया है एज वेल एज ड्रोसोफिला के जीनोम के बारे में बोला गया है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों जीनोम्स हैं ह्यूमन और ड्रोसोफिला के, ये क्या करते हैं, अमाइलेज बना रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन का भी अमाइलेज बना रहा है एज वेल एज ड्रोसोफिला का भी अमाइलेज बना रहा है। नेक्स्ट लाइन देखो, दैट एक्ट्स ऑन द सेम सबस्ट्रेट, दोनों ही एक सेम सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। However, the sequence of nucleotides in the gene encoding the two is dissimilar। यानी कि क्या बोला गया है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन जीन दैट इज डिफरेंट फॉर बोथ, ह्यूमन के लिए सीक्वेंस अलग है और ड्रोसोफिला के लिए सीक्वेंस अलग है, बट जो भी अलग अलग सीक्वेंस है अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, वो अमाइलेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना क्या है कि कौन से टाइप का एवोल्यूशन है। तो देखो, हमेशा याद रखोगे कि जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है उसमें आपका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, ऑलवेज द ओरिजिन इज डिफरेंट, ठीक है, और फंक्शन जो है वो सेम होता है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हो ओरिजिन डिफरेंट है, यानी कि दोनों ही जीनोम्स का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो दोनों के लिए ही अलग अलग है, बट अल्टीमेटली फंक्शन सेम है, यानी कि दोनों ही अमाइलेज बना रहे हैं और सेम सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं। सो हियर दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें दिया गया है कि जो फोरेजर बीज होती हैं वो एक स्पेशल तरह का डांस परफॉर्म करती हैं जिसे हम बोलते हैं राउंड डांस। और ये डांस क्या है, बेसिकली जो उनकी मेन कॉलोनी है, जो उनका हाइव है, वहां से फूड अवेलेबिलिटी कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये डांस उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सबसे कम डिस्टेंस जो होगा ना वही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि 45 मीटर। बट 45 to 50 मीटर कुछ भी अगर ऑप्शन में है, यू विल सिलेक्ट द ऑप्शन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर जो है उनका फूड सोर्स अवेलेबल है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेगल डांस, ठीक है, उस केस में क्या है, वेगल डांस है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनिमल किंगडम सेक्शन, ठीक है। आप ऑब्जर्व करोगे कि इस सेक्शन में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और जब भी आप एनिमल किंगडम वाले टॉपिक पढ़ो तो वहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, दैट यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ द फाइलम, ठीक है, पहले तो आपको फाइलम के नाम पता होने चाहिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उनके यूनिक फीचर्स जो हैं आपने याद करने हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे आप फाइलम शुरू करोगे पहली ही फाइलम का यूनिक फीचर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेनोसाइट सेल्स जो हैं किसका मेन यूनिक फीचर हैं। तो जो क्वेनोसाइट्स होते हैं इनको हम कोलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, और ये कैनाल सिस्टम बनाने में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से मेन सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, बीच में न्यूक्लियस, इस तरह से इनका ये सेकेंड पार्ट है बॉडी का, इसको हम कोलर बोलते हैं, एंड हियर फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ से फ्लैजेला राइज करता है, ठीक है। और ये जो फ्लैजेला है इसकी मूवमेंट से जो है ये काफ़ी फंक्शन परफॉर्म करने में ये हेल्प करता है। So these choanocyte cells are the main feature of the phylum Porifera. So this will be the correct answer. ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूनिक फीचर्स में से क्वेश्चन है, कोई ऐसा डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आपने फाइलम और उनके यूनिक फीचर्स जो हैं उन पर जरूर ध्यान देना है। Now next question is question number 10. 10th क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आपके ग्लायल सेल्स हैं, ये सारे आपके ग्लायल सेल्स दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन से ग्लायल सेल्स उनका ओरिजिन एक्टोडर्म से नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ग्लायल सेल्स होते क्या हैं, बेसिकली ये आपके ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होते हैं और आपके नर्वस सिस्टम से यूजुअली ये लिंक्ड रहते हैं। तो इसमें से जो माइक्रोग्लायल सेल्स हैं वो बेसिकली ओरिजिन में जो हैं ब्लड ओरिजिन के होते हैं,
और ब्लड कैसा होता है ओरिजिन में, मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी कि जो माइक्रोग्लियल सेल्स है उनका ओरिजिन एक्टोडर्म से नहीं है, दे विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेसोडर्म, और ब्लड ओरिजिनेटेड हैं ये, तो ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे आपके, वो आपके 1 to 10 1 मार्क के क्वेश्चन थे। इसके बाद अब आपके शुरू होते हैं 2 मार्क्स के कैटेगरी के क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हो, अगेन फाइलम में से क्वेश्चन है, आर्थ्रोपोडा फाइलम का ये क्वेश्चन है, और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेरेंट्यूला है और मॉस्किटोज जो हैं, इनमें आपको लेग्स का नंबर बताना है। सो दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन। टेरेंट्यूला में 8 लेग्स होती हैं और मॉस्किटो में 6 लेग्स होती हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये आपका मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। एक तरफ जो है आपके पास दे रखा है, दैट इज द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज दे रखी हैं, और दूसरी तरफ जो है आपके पास एसोसिएटेड फंक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस क्या होते हैं। सेल बायो का ये क्वेश्चन है। तो न्यूक्लियोलस जो है वहां पे राइबोसोम बायोजेनेसिस होती है, यानी कि राइबोसोम फॉर्मेशन होती है। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट न्यूक्लियोलस का भी पता है ना, बिल्कुल 100% श्योर, तो आपको अगर बाकी के में डाउट भी है तो भी आप अपने आंसर के साथ श्योर हो सकते हो, क्योंकि P4 के साथ कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इट मींस मैच द कॉलम के टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आपको 2 भी आते हैं अच्छे से, ठीक है, नॉट इन अ डाउट, अच्छे से 2 भी आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने आंसर्स के लिए काफी क्लैरिटी मिल जाती है। देन पेरोक्सिसोम्स जो हैं, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ग्लाइकोप्रोटीन की बायोसिंथेसिस होती है, और गोल्जी बॉडीज में क्या होता है, प्रोटीन ट्रैफिकिंग होती है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज द सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन में आपको एक तरफ जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स दे रखे हैं कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में क्रोमोसोमल चेंजेस दे रखे हैं। ठीक है, तो जो पहला है दैट इज द क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, इसका जो राइट आंसर है दैट इज द 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ये एक बेसिकली ट्राइजोमी का एग्जांपल है, और जो जीनोटाइप होता है यहाँ पे दैट इज द XXY। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस Y, ये जो भी पेशेंट या जो भी इंडिविजुअल होगा दैट विल बी द मेल, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2X क्रोमोसोम, इस मेल में क्या होगा, फीमेलनेस ज्यादा होगी, फीमेल के कैरेक्टर्स इसमें ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम, अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइजोमी, और ये 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है। इस डिसऑर्डर को हम मंगोलियन डिसऑर्डर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है एक एग्जाम्पल है मोनोजोमी के केस का। मोनोजोमी का मतलब है जिसमें एक क्रोमोसोम कम प्रेजेंट होगा। सो यू कैन सी द जीनोटाइप XO, O बोल लो या 0 बोल लो, यानी कि साथ वाला क्रोमोसोम या तो X होना चाहिए था या Y, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो हियर देयर विल बी द मोनोजोमी सिचुएशन। सो दिस इज द टर्नर सिंड्रोम। देन क्राइडोकैट सिंड्रोम। क्राइडोकैट सिंड्रोम में क्या होता है, 5p माइनस, मतलब यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है 5th क्रोमोसोम, उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसकी डिलीशन हो जाती है। ठीक है, सो डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम लीड्स टू द क्राइडोकैट सिंड्रोम। नाउ यू कैन सी द ऑप्शंस। P का 4th, सो P के 4th वाले यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, 1st and 2 में से कोई आंसर होगा। देन वी विल सी द Q का हमारा 4th है, डाउन सिंड्रोम का है आपका Q का 4th। ठीक है, सो Q का 4th वाला आपके पास यहाँ पे आ गया दिस वन, P का 3rd ये है। ठीक है, देन R का 2nd एंड R का 1st, मतलब R का 1st, आपका 4th ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से आपको ऑप्शन अपना करेक्ट मिल जाएगा।
Now next one is question number 14. Again a match the column type question. यहाँ पे आपके पास दे रखा है कॉलम 1 में कंपोनेंट्स की लिस्ट और कॉलम 2 में रिस्पेक्टिव ऑर्गन। बहुत ही एक होता है ना बेसिक क्वेश्चन है ये, काफ़ी चीज़ों के बारे में इसमें आपने सुना होता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे कॉर्पस ल्यूटियम दिखा, तो कॉर्पस ल्यूटियम किस में प्रेजेंट होता है? ओवरी के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। एंडोलिम्फ किसके साथ रिलेटेड होता है? ईयर के साथ। विट्रस ह्यूमर आई के साथ। वासा डेफरेंस टेस्टिस के साथ, राइट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से आप जो है डायरेक्ट अपनी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द मैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। एक तरफ आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ जो है आपका इनका मेन फंक्शन दे रखा होता है। तो यहाँ पे इरेप्सिन दे रखा है। इरेप्सिन क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड को इनटू द अमाइनो एसिड, यानी कि पी का फोर्थ, यानी कि इन दोनों में से कोई आंसर होने वाला है। देन पेप्सिन क्या करता है आपका? पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में। तो आर का फर्स्ट मींस सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सिप्सिन क्या करता है? इट विल कन्वर्ट्स फैट्स into fatty acid and glycerol, and enterokinase कन्वर्ट करता है या एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम योर एनाटॉमी पोर्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अगेन यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है जिसमें कंपेयर किया गया है, दो चीजें बताई गई हैं। एक तरफ कार्डियक आउटपुट लिखा गया है, दूसरी तरफ वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दे रखा है। सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? आपको बताना है कार्डियक आउटपुट, ठीक है, कि जो कार्डियक आउटपुट है वो एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात की गई है कि हेल्दी इंडिविजुअल एट रेस्ट उसमें कितना होगा, ठीक है, और अपॉन एक्सरसाइज, ठीक है, उसमें कितना होगा, ठीक है, क्या उनका बीच में रिलेशन रहेगा, तो ये चीज बतानी है। तो हमेशा जो एक्सरसाइज कर रहा है जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है वहां पे कार्डिक आउटपुट ज्यादा आएगा विद द वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अ मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन। देन इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या दे रखा है? एक तरफ आपको कुछ इंसेक्ट्स दे रखे हैं, इंसेक्ट वेक्टर्स, और दूसरी तरफ आपको एसोसिएटेड डिजीज दे रखे हैं, ठीक है। पहला इंसेक्ट वेक्टर क्या है? किसिंग बग विच बिलोंग्स टू द ऑर्डर हेमिप्टेरा। तो ये किसिंग बग जो है एक पैरासाइट के साथ रिलेटेड होता है, एंडो पैरासाइट के साथ, जिसका नाम है ट्रिपैनोजोमा। और ये जो ट्रिपैनोजोमा है इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कोज द कागाज डिजीज, ठीक है, मीन्स पी का थर्ड। ये दो ऑप्शन है पी का थर्ड वाले, ठीक है। देन नेक्स्ट आपने सैंड फ्लाई भी सुना होगा, लिशमानिया डोनोवानी करके, जो काला जार डिजीज कोज करता है। तो दिस सैंड फ्लाई इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द काला जार, यानी कि क्यू का फोर्थ, मीन्स योर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा डियर फ्लाई जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टुलेरेमिया, एंड जो रैट फ्ली है हमेशा ये रिस्पॉन्सिबल रहती है फॉर द बिबॉनिक प्लेग डिजीज। सो अगेन अगर आपको दो के बारे में भी आइडिया है तो यू कैन गेट द आइडिया फॉर द योर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अ वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? एक तरफ आपके पास प्रोटीन्स के नाम है, दूसरी तरफ आपके पास ऑर्गन दिया हुआ है। जो प्रोटीन है, क्या प्रोटीन है? कैरेटिन। सबसे पहले हमारे दिमाग में कैरेटिन से क्या आता है? हेयर्स में प्रेजेंट होता है और स्किन में, तो स्किन विल बी द मैच ऑफ दिस, यानी कि पी का फोर्थ, और पी के फोर्थ वाला ये वाला ऑप्शन है, एक ये है, ठीक है। देन सर्फेक्टेंट दे आर रिलेटेड विद द लंग्स, मीन्स क्यू का थर्ड, दिस विल बी योर राइट आंसर। यानी कि दो भी अगर आपको आते हैं अच्छे से यू कैन कंक्लूड योर आंसर। इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है वो लिवर के साथ रिलेटेड होता है, और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो है वो पैनक्रियास से रिलेटेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर एंजाइम काइनेटिक्स।
एंजाइम काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए पूरा एंजाइम काइनेटिक्स का। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये बेसिकली लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का क्वेश्चन है। ठीक है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का ये एक क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो P है, P एक इनहिबिटर है, इनहिबिटर का नाम क्या है, एलिफेटिक अल्कोहल। देन कोई एक Q इनहिबिटर है जिसका नाम है एन एसिटाइल 1 फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी बतानी है आपको पेप्सिन एंजाइम की इन दो इनहिबिटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसके साथ एक स्टैंडर्ड एक लाइन भी दे रखी है विच इज द नो इनहिबिटर। तो पहले अगर हम P की बात करें तो P की और देखें नो इनहिबिटर के साथ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे आके ये एक तरह से कोलाइड कर रहे हैं। इट मीन्स कि इनमें क्या है, V मैक्स सेम है। ठीक है, V मैक्स इनमें सेम है और Km जो है इसमें इंक्रीज होगा। तो ये आपको समझने के लिए कि ये V मैक्स क्या है, Km क्या है, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए एंजाइम काइनेटिक्स का। देन नेक्स्ट आपका Q जो है, Q के केस में हम अगर देखें तो यहाँ पे देखो ये दोनों कोलाइड नहीं कर रहे हैं, ये एक नो इनहिबिटर वाली लाइन है, ये एक Q वाली लाइन है एंड ये मेन कोलाइडिंग वाले पॉइंट से काफ़ी दूर है, फार है। इट मीन्स दैट यहाँ पे इस केस में क्या होगा, V मैक्सिस के लिए डिक्रीज कर जाएगा और जो Km होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द Km। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा होती है आपकी कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव के लिए। ठीक है, तो ये जब भी इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे तो पहले तो आपको एंजाइम काइनेटिक्स का पता होना चाहिए, इसके अलावा आपको माइकलिस एंड मेंटन इक्वेशन का पता होना चाहिए कि Vmax क्या है, Km क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, राइट। देन इसके बाद आप इसमें डबल रेसिप्रोकल पढ़ोगे और लाइन वेवर बर्ग प्लॉट पढ़ोगे, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे सक्सिनेट एंजाइम है या मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के एग्जाम्पल है या नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है। मीन्स एंजाइम काइनेटिक्स पूरा प्लस all details about the inhibition process also with their example, वो इस सेक्शन के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। और अगर आप अपने जोलॉजी के साथ जैसे आप अपना लेके चल रहे हो साथ में बायोकेमिस्ट्री, तो ऑब्वियस है बायोकेमिस्ट्री में भी वहां से क्वेश्चन आते हैं। Now last question of this section is that in Drosophila, red eye phenotype, W is dominant over the recessive Y type। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालनी है हेट्रोजाइगस रेड आई फ्लाइज की। तो ये जो एक क्वेश्चन है ये आपका इवोल्यूशन का है और हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये क्वेश्चन है। तो जो आपकी हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, और अगर हम इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे p का मतलब क्या होता है, p इज फॉर द होमोजाइगस डोमिनेंट। 2pq में जो pq है इसका मतलब क्या है, ये हेट्रोजाइगस को शो कर रहा है और q रिप्रेजेंट करता है होमोजाइगस रिसेसिव को। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास गिवन क्या है, आपको दे रखा है दैट टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 है। ठीक है, इस टोटल 10,000 में से 3600 जो हैं आपके वाइट आइड है, यानी कि कौन से हैं, क्यू वाले हैं। तो आपके पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3600 विच इज गिवन, टोटल पॉपुलेशन 10,000। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3600 एंड 10,000। बाय सॉल्विंग दिस वी विल गेट, इसको हमने 0 से कैंसिल कर दिया। ठीक है, वी आर लेफ्ट विथ 36 अपॉन 10, तो 36 के लिए जो अंडर रूट होगा दैट इज 6 अपॉन 10, ये आपके पास बचा इक्वल्स टू 0.6, यानी कि Q आपका कितना आ गया, 0.6। यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे, P प्लस 0.6 इक्वल्स टू 1। अब ये P किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस 0.6 और P कितना आ गया आपका 0.4। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, ये जो आपका P आया है 0.4, इसको लेके हम 2PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, ये आपका आ गया 0.48, ठीक है। बट ये जो वैल्यू है दैट इज इन रिलेशन विद द 1, जो आपकी इक्वेशन में 1 दे रखा है उसके साथ ये वैल्यू है। जब हमें 10,000 गिवन है पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे, इस 0.48 को मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस टोटल पॉपुलेशन नंबर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4800 आ जाएगा। तो ये आपका टोटल नंबर आ गया ऑफ हेटेरोजाइगस रेड आई फ्लाइज का। बट आपको पूछा क्या है, परसेंटेज पूछी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 4800 जो हमारा नंबर आया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इनटू 100, मीन्स यू आर लेफ्ट ओनली विद द 48%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन था। Now that's all about your 20 question of your zoology section in your XL category of GATE exam. So please आप मुझे बताइए कि आपको कौन से सेक्शन के और सॉल्व पेपर चाहिए। यू कैन गिव सम सजेशंस, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 5 मेन कैटेगरीज रहती हैं। डिपेंडिंग ऑन योर कमेंट्स in this video I will share the next video. It may be from the zoology portion, biology, और आपने जो भी suggest किया होगा उसे कि हम next video share करेंगे। और I will try to solve all the previous year question paper, as well as we will do some expected question for your next year exam also. I hope you will like the video. Please share and subscribe the channel. Thank you.